आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम है प्रकाश लाइट। थोड़ा रिविजन कर लेते हैं 2 मिनट का। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसका काम 2 आँखों द्वारा किया जाता है, और जो प्रकाश है वह जो है 3.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान होता है, निर्वात में भी चल सकता है, और प्रकाश जो चलता है वह फोटोन के रूप में चलता है। जैसे सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश कुछ गुण प्रदर्शित करता है, उसको हम बोलते हैं ध्रुवण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। इस प्रकार के जो गुण है वो प्रकाश प्रदर्शित करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो वस्तु हैं, वस्तुओं को देखने में प्रकाश सहायता करता है, और कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है वह उत्सर्जित रंग पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, जैसे भी मेरा जो शर्ट है वो आपको लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो मेरे शर्ट के ऊपर प्रकाश गिर रहा है यह व्हाइट प्रकाश गिर रहा है, ट्यूबलाइट का है चाहे बल्ब का है, वो व्हाइट प्रकाश गिर रहा है, और आपको जो दिखाई दे रहा है वह लाल प्रकाश दिखाई देता है। जो व्हाइट प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और अपन शुरुआत में पढ़ते आ रहे हैं वो जो 7 कलर है वो 7 कलर ये होते हैं: बैं, जा, नी, पी, ना, ला। 1 2 3 4 5 6 7 कलर। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जो श्वेत प्रकाश होता है वह इस 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है वह उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित रंग पर निर्भर करता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो वस्तु यदि काली दिखाई देती है, इसका सीधा सा मतलब होता है वह किसी रंग का उत्सर्जन करती नहीं है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए अपन को पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो अपने को हरे कलर की दिखाई देती है, इसका मतलब होता है कि जो पत्ती है वह सभी रंगों का उत्सर्जन कर लेती है और केवल हरे रंग को उत्सर्जित करती है। इसका अपने को पत्तियों का जो है वो हरा दिखाई देता है। अब एक प्रश्न आपके सामने और है कि जो पृथ्वी है उसका जो अधिकांश जो भाग होता है, जो पानी वाला जो भाग होता है वो हमको ब्लू दिखाई देता है। उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पानी है वह पानी जो है वह सभी रंगों का उत्सर्जन कर लेता है और केवल नीले रंग का उत्सर्जन करता है। ये नीला ब्लू कलर का जो उत्सर्जन करता है, इसका जो पृथ्वी है वो कैसे दिखाई देती है, वो अपने को हरे कलर की दिखाई देती है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विशिष्ट परावर्तन। यदि प्रकाश समतल सतह पर गिरता है तो नियमित परावर्तन होता है, इसमें आप किरणें समानांतर होती है और परावर्तित किरणें भी समानांतर होती है। उसी प्रकार यदि प्रकाश किसी ऊबड़ खाबड़ सतह पर गिरता है, जैसे पत्थर है, रेत है, अन्य कोई वस्तु है, दीवारें वगैरह हैं, इस प्रकार, तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है, उसे अपन विशिष्ट परावर्तन कहते हैं। और अपने को जो देखने में सहायता करता है वह विशिष्ट परावर्तन सहायता करता है। उसके बाद परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, वो नियम भी दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपतन कोण जो आई होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आज की बात अपन शुरू करते हैं। आज के बाद में हम बात करते हैं समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिनका जो पृष्ठ होता है, जो चमकदार पृष्ठ है वह बिल्कुल सपाट होता है, सीधा होता है, तो उसको अपन समतल दर्पण कहते हैं। और हमारे जो घरों में काम आता है, हम जो घरों में काम लेते हैं, ना मुंह देखने में जो दर्पण काम लेते हैं वह समतल दर्पण होता है। तो इस प्रकार बात करते हैं, जो समतल दर्पण है ये इस प्रकार का है, ये समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के जो पिछली साइड में एक कलर का लेप किया होता है। देखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी प्रश्न मन में उठता है कि कांच में और दर्पण में क्या अंतर है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। कांच को दर्पण बनाया जा सकता है, कांच और दर्पण में क्या अंतर है, तो एक बात और कर लेते हैं। कांच यानी ग्लास, कांच, और दूसरी बात करते हैं दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ग्लास और मिरर, उसमें क्या डिफरेंस है, तो हम बात करते हैं पहले कांच की। देखिए, कांच जो होता है वह पारदर्शी होता है, जिसमें से प्रकाश सीधा प्रवेश करके सामने निकल जाता है, वो कांच है। जैसे अपने प्रधान सारे टेबल पर लगा होता है वो कांच है, ठीक है। वो उसको अपन कांच के नाम से जानते हैं। जैसे अपन खून टेस्ट करने की जो पट्टी का होती है वो भी एक कांच है। जैसे बोतल होती है वो भी कांच है। यदि मान लीजिए इस प्रकार जो कांच की बोतल होती है कांच की तरह व्यवहार करती है। लेकिन यदि कांच की किसी एक पृष्ठ पर, यदि चांदी का, एल्यूमिनियम का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कांच की किसी एक सतह पर, या अपन बात करते हैं चांदी का, सिल्वर को अपन बात करते हैं, जो सिल्वर होती है उसको एजी से प्रेजेंट
प्रदर्शित करते हैं अर्जेंटा और स्थान दे रखा है, ये जिसे प्रदर्शित करते हैं। और जो ये अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ये है। तो जो कांच है उस कांच की एक सतह पर एल्यूमिनियम या चांदी की लेप कर देता है और उसके ऊपर भी पॉलिश कर देते हैं, तो एक जो सतह होती है वो चमकदार बन जाती है, वो प्रकाश को परावर्तित करने में सहायता करती है। फिर बात कांच को दर्पण, कांच जो है वो दर्पण में बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार बात कर सकते हैं कि कांच को दर्पण में परिवर्तित करने के लिए दो चीजें काम में आती है। तो ये जो है ये दर्पण में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दर्पण में ये चीजें लगी होती है और कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। फिर हम बात करते हैं आगे कि समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो पृष्ठ होता है वह समतल होता है और उसके एक पृष्ठ पर जो है वो चांदी या एल्यूमिनियम का लेप किया होता है और पीछे की साइड में किसी पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है। तो इस प्रकार ये समतल दर्पण है, इसको अपन परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। परावर्तक ये होता है परावर्तक पृष्ठ होता है और ये हमारे घर में जो है मुंह देखने में काम आता है, जो हमारे घर में सामान्यतः जो काम आता है या जो सेविंग की दुकान होती है उस पर भी, उसके अंदर भी ये है लगा आता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या है, जो अपन मुंह देखते हैं उसकी क्या विशेषता। सबसे पहली विशेषता इंपोर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न सीधा पूछ लेते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी, या अपन इसको वैसा पूरा लिखें तो हम कह सकते हैं समतल, हेडिंग रहेगी ये और प्रश्न भी यही रहे, जो हेडिंग होती है वही उसका प्रश्न होता है। प्रश्न ये है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता है। देखो 2 चीजों और इम्पोर्टेंट है। पहली चीज में बात करते हैं बिंब की, ये नंबर 1 जो पॉइंट है उसको अपन कहेंगे बिंब। नंबर 1 चीज है उसको अपन बिंब के नाम से जानते हैं। और जो बिंब का मतलब होता है, बिंब का मतलब कोई वस्तु है, बिंब का मतलब कोई वस्तु है और वह वस्तु कुछ भी हो सकती है। वह वस्तु गाड़ी भी हो सकती है, वह वस्तु कोई पशु भी हो सकता है और वह वस्तु मानव भी हो सकता है। तो यहाँ एक तकनीकी शब्द है बिंब। बिंब का मतलब होता है कोई भी वस्तु, ठीक है। दूसरी बात करते हैं प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब चित्र होता है, वस्तु का चित्र, हम कह सकते हैं वस्तु का चित्र। दोनों तकनीक शब्दावली थोड़ा डिफरेंस करना जरूरी है। बिंब कोई वस्तु हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, पशु हो सकता है, आदमी हो सकता है, या प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बात करते हैं कि जो वस्तु का जो चित्र बनता है उसे हम प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या है। नंबर 1, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा, सदैव प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। 3 नंबर, बिंब के आकार का बनेगा। हम कह सकते हैं ये नोट का मतलब ये शब्द है, प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बनता है। नंबर 4, जितनी वस्तु, जैसे मान लीजिए हमारा तो कैमरा है, ये मान लीजिए दर्पण, हमारा तो कैमरा है, दर्पण से जितना दूर है तो कैमरे का जो फोटो बनेगा दर्पण के अंदर उतना ही दूर बनेगा। या मान लीजिए जितना हम दर्पण के दूर खड़े हैं, मान लीजिए हमारी दूरी दर्पण से 1 मीटर है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण के अंदर की साइड में 1 मीटर दूर बनेगा। तो अपन कह सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण
से ठीक है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। मतलब दर्पण से जितना दूर बिंब होगा उतनी दूरी अंदर की सतह प्रतिबिंब की होगी। और यदि बिंब गतिशील है तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि दुगने वेग से जो है वो प्रतिबिंब गतिशील होता है। अब चलिए वेग भले पास माना हो भले दूर जाना हो, मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है बिंब दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आएगा, क्योंकि वो भी 2 मीटर के वेग से आ रहा है। तो इस प्रकार दुगनी स्पीड से वह आता है। 5 नंबर प्रतिबिंब बिंब से प्रतिबिंब सदैव दुगनी स्पीड से दर्पण के पास आता है। दर्पण के पास आता है। तो इस प्रकार जो है और किसी भी वस्तु का यदि अपने को बड़ा प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु के अपन कह सकते हैं कि 66% जो लंबाई होती है उतना जो है वो दर्पण होना चाहिए। तो ये समतल दर्पण की क्या है विशेषता है। अपन बात करते हैं एक बार उसको देखो फिर अगले इसमें अगली बात करते हैं और एक बार उसको तब तो आप सभी ने उतार दिया होगा। अब बात करते हैं आगे समतल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण गोले का भाग होते हैं और उसके या तो अंदर की सतह में या बाहर की सतह में पॉलिश की हुई होती है। पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण। तो नाम से मालूम है अवतल दर्पण मतलब बैठा हुआ तल जिसका, और अभिसारी, इनको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये जो आने वाली किरणें होती है प्रकाश की जो किरणें होती है उनको एक पॉइंट पर केंद्रित करती है। ठीक है, इसका उसको अपन नाम से जानते हैं अभिसारी दर्पण। तो एक होता है, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है वह आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है तो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। चूंकि वह फैला देता है इसका उसको अवतल दर्पण अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। देखो अपन एक छोटी सी बात करते हैं। चूंकि अभी हमने बात की कि जो गोली दर्पण होता है वह किसी गोले का काल्पनिक गोले का भाग होता है। अपन काल्पनिक गोले का चित्र बना के देखते हैं कि किस प्रकार दर्पण का निर्माण होता है। मान लीजिए ये काल्पनिक गोला है, एक ये इस प्रकार ये समझ लीजिए काल्पनिक गोला है। ये काल्पनिक गोला है। अब यदि मान लीजिए इसके सभी बाहरी पृष्ठ पर, पूरे बाहरी पृष्ठ पर अपन ऐसे लेप कर देते हैं। ये समझ लीजिए वो पॉलिश्ड पदार्थ है। अब आप भले इसको एल्यूमिनियम मान सकते हो या फिर भले इसको सिल्वर मान सकते हो, चांदी मान सकते हो, जो भी है यह एक बाहरी गोले पर जो है एक पदार्थ का लेप किया हुआ है। अब यदि इस गोले को तोड़ दिया जाए तो चूंकि पॉलिश जो है वो बाहरी भाग पर की गई है और यदि इस गोले को तोड़ देते हैं अपन तो इस प्रकार यह दो भागों मान लीजिए इसको बांट देते हैं या इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो भाग बना है वो भाग बना है, जो पॉलिश्ड भाग है वो बाहर की साइड में। तो अपन कह सकते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ है जो किरणों को फैलाने का काम करता है वो परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड में है और वो परावर्तक पृष्ठ देखिए आपके सामने यहाँ पर। तो ये जो गोला बन गया। अब ये अपन इस दर्पण की बात करें, मान लीजिए यह एक गोला है इस प्रकार का, यहाँ ये समझ लीजिए यह एक गोला है और इस गोले के मान लीजिए इस गोले को तोड़ दिया गया है और तोड़ करके अंदर की साइड में पदार्थ प्रवेश किया।
पहले इस गोले को तोड़ने में तवज्जो करेंगे। तो मान लीजिए इस गोले को तोड़ दिया गया है और इस प्रकार तोड़ने के बाद में इसकी जो अंदर की सतह थी उस अंदर की सतह में क्या कर दिया गया है, पॉलिश की कर दी गई। इस प्रकार अंदर की सतह में क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की साइड में रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं वो गोले का भाग होते हैं और उससे किसी एक भाग पर या अंदर की साइड में या बाहर की साइड में परावर्तक पृष्ठ का क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ का लेप बाहर की साइड में करते हैं तो अपन कह सकते हैं परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो अंदर की साइड में होती है। ये पॉलिश जो है वो बाहर कर देते हैं तो परावर्तक पृष्ठ अंदर रहेगी, तो वो जो दर्पण बनेगा वो दर्पण बनेगा अवतल पृष्ठ। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर वाला पृष्ठ रहेगा और पॉलिश वाला भाग रहेगा बाहर की साइड में। और यदि मान लीजिए ऐसा गोला है और उसमें यदि पॉलिश कर दी गई है तो उसका परावर्तक पृष्ठ देखिए ये रहेगा और पॉलिश वाला भाग रहेगा बाहर की साइड में। चूंकि यह एक गोले का भाग होता है और अपन जानते हैं जब भी कोई गोला होता है तो उसकी कुछ उसकी त्रिज्या होगी, उसका वक्रता केंद्र होगा, उसकी परिधि होगी, ठीक है। तो अपन इस प्रकार कुछ उसके तकनीकी शब्दावली है, उस तकनीकी शब्दावली को समझते हैं। परिभाषा के अंदर तकनीकी शब्दावली में से बिल्कुल सवाल निकल आता है। कभी कभी एक दो नंबर का सवाल पूछ सकते हैं तकनीकी शब्दावली में से और पूछा भी गया कई बार। एक नंबर की परिभाषा तो तकनीकी शब्दावली में से आती है, इसलिए अपने को तकनीकी शब्दावली जो है वो समझनी जरूरी है। अब देखिए ये यहाँ पर जो दर्पण है अपन सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। ये जो है अवतल दर्पण है। अब चूंकि एक गोले का भाग है तो उसके अंदर जो वक्रता केंद्र होगा उसको अपन सी से बताएंगे। तो अपन कह सकते हैं परिभाषा पूछते हैं कि वक्रता केंद्र, तो अपन इसका हिंदी में नाम रख सकते हैं, इसका नाम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित। अब परीक्षा में परिभाषा पूछिए वक्रता केंद्र क्या है, रटने की जरूरत नहीं, अपन तो सीधा समझ करके बताना होता है। अपन कहेंगे कि जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं चूंकि वे गोले का भाग होते हैं इसलिए उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको अपन प्रदर्शित करेंगे वक्रता त्रिज्या से। ये वक्रता त्रिज्या। अब परीक्षा में मान लो परिभाषा पूछी कि वक्रता त्रिज्या कैसे करते हैं, उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन कहेंगे कि जो चूंकि अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो वह एक गोले का भाग होता है और उस गोले की जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिभाषा मान लो बन जाती है तो अपन पढ़ेंगे, गणित में पढ़ा है त्रिज्या क्या है। अपन कहेंगे कि एक ऐसी जो रेखा जो वक्रता केंद्र सी को परिधि पर उपस्थित किसी बिंदु से मिलाती है वो उसकी वक्रता उसकी त्रिज्या होती है। लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उस गोले के केंद्र बिंदु से और ध्रुव P से मिलाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अपन ध्रुव P बताना है, यहाँ किसी गोले का केंद्र नामांकन नहीं है। इसलिए एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उस गोले का वक्रता केंद्र C को जो है वो ध्रुव P से मिलाती है वह उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है और उसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अब जब बात करते हैं फोकस बिंदु है तब हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, देखिए यहाँ पर ध्रुव P जो है वो मैंने यहाँ पर रेड मार्क लगा बताया। हम 3 बार बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो वक्रता केंद्र जो C है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन F के नाम से जानते हैं। या यदि थोड़ी और तकनीक शब्दावली में कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है वह अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को जिस बिंदु पर अभिसरित करता है, केंद्रित करता है, उस केंद्रित करने वाले बिंदु को अपन वक्रता फोकस बिंदु F के नाम से जानते हैं। इसको अपन कहेंगे फोकस बिंदु, इसका जो नाम है। देखो फोकस बिंदु का एक नाम और होता है, फोकस बिंदु का एक नाम होता है उसको बोलते हैं नाभिन्य केंद्र। ये फोकस बिंदु का F को कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं फोकस, तो इंग्लिश में सब हिंदी में बोलते हैं नाभिन्य केंद्र।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ में एफ में तुम्हें बनता है, इसलिए अपन को समझना है कि जो फोकस बिंदु एफ है और ध्रुव पी के बीच की जो सीधी दूरी, इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस बिंदु एफ तथा ध्रुव पी के बीच की जो सीधी दूरी है उसको अपन फोकस दूरी, नाभिकीय दूरी स्मॉल एफ के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगली वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दर्पण का वह बिंदु जो दर्पण के ठीक तल के मध्य में उपस्थित है, दर्पण का वह बिंदु जो दर्पण के ठीक तल के मध्य में उपस्थित होता है, और जो वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा अपन कह सकते हैं जिसको वक्रता केंद्र सी से रेखा मिलाती है उसको अपन ध्रुव पी के नाम से जानते हैं। और यह एक वास्तविक बिंदु होता है। बाकी जो बिंदु होते हैं वो सभी काल्पनिक बिंदु है। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ये पूछते हैं कि जो दर्पण का जो होता है वास्तविक बिंदु कौन सा होता है, तो दर्पण का वास्तविक बिंदु जो होता है उसका ध्रुव पी होता है। तो ये अपने जो है तकनीक से बात थी। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि द्वारक किससे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि दर्पण जो चौड़ा भाग है एम और एन को जो है वो द्वारक के नाम से जाना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपन देखते देखो यहाँ अपन परिभाषा दी थी वक्र त्रिज्या आर की। तो वक्र त्रिज्या जो होती है तो वक्र त्रिज्या अपन कह सकते हैं पी से सी के बीच की सीधी दूरी है, और जो स्मॉल एफ है उसको बोलते हैं नाभिकीय दूरी या फोकस दूरी, वह स्मॉल एफ और पी के बीच की दूरी है। तो अपन कह सकते हैं जितनी दूरी ये होती है यानी कैपिटल एफ से पी के बीच की उतनी की दूरी ये भी होती है। चूंकि यह स्मॉल कैपिटल एफ है जो इन दोनों के ठीक मध्य में उपस्थित है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आर होता है, देखो यहाँ पर एक संबंध है और वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है कि जो आर होता है वह हमेशा 2f के बराबर होता है। जो आर होता है वो हमेशा 2f के बराबर होता है। और इसमें से कई बार आंकी प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि किसी दर्पण को जो आर है, इसने पूछ लिया, प्रश्न ये पूछा कि जो आर है किसी दर्पण की आर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो प्रश्न हमको ये पूछ लिया गया है आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमको प्रश्न पूछा कि स्मॉल एफ क्या होगा। तो अपन संबंध से ज्ञात कर सकते हैं कि आर कितना दिया है। यहाँ अपन बात करते हैं कि संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। तो यहाँ पर अपन 10 का मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है 10 बराबर क्या 2f, तो यहाँ पर f बराबर 10/5 पता हो गया, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का सवाल भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में छोटा न्यूमेरिकल पूछा गया है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो है समतल दर्पण की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, उत्तल और अवतल दर्पण की विशेषताएं तो याद करना है और तैयारी करने जारी।